हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आपका राइज फॉर एक्सीलेंस में स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं जीके सेक्शन। तो हमने ऑलरेडी 16 पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है। साथ ही साइकोलॉजी और बायोलॉजी दोनों, ठीक है, उनका भी रिवीजन सीरीज जो है वो शुरू कर दिया है। तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं, यहाँ पे हमने 73 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया था। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो यहाँ पे हुमायूं था, जहांगीर था, अकबर था और फोर्थ ऑप्शन था औरंगजेब। तो यहाँ पे जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। हमने ऑलरेडी कर लिया था ये, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन था डेट इज औरंगजेब। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जो है उसके नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं पहले। पहला है एम.के. गांधी, सेकंड है दादा भाई नौरोजी, थर्ड है यहाँ पे मदन मोहन मालवीय एंड फोर्थ है यहाँ पे ए.ओ. ह्यूम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज दादा भाई नौरोजी। अब यहाँ से आप थोड़ा सा हिंट भी ले सकते हैं कि कभी भी कोई भी बच्चा है, ठीक है, कोई भी इंसान है, जैसे आपका यंग है जो भी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कोई भी बूढ़ा इंसान चला होगा, ठीक है, कोई भी हो, दादा तो हमारे घर पे है ही, पर कोई भी अगर हमें कोई ओल्ड मैन दिखता है तो उसको हम दादाजी कहकर बुलाते हैं, ठीक है। तो यहीं से आप थोड़ा सा ट्रिक ले सकते हैं कि ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए कि थोड़ा बूढ़े हैं तो उनको क्या बोल सकते हैं, दादा, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी। उसका जो अगला यहाँ पे है क्वेश्चन आपको पूछा गया है, चरक संहिता जो है वो किसमें सन्निहित है? तो यहाँ पे ऑप्शन है राजनीति, सेकंड है गणित, थर्ड है यहाँ पे अर्थशास्त्र एंड फोर्थ है यहाँ पे औषधि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो सबसे पहले अगर हम चरक संहिता के बारे में बात करें तो ये चरक संहिता जो है वो एक आपका ग्रंथ है और वो आयुर्वेद से संबंधित है, याद रखिएगा। साथ में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि चरक संहिता जो है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। तो ये संस्कृत भाषा में जो है वो लिखा गया एक आयुर्वेद ग्रंथ है। तो यहाँ पे यहीं से हम देख सकते हैं कि ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डेट इज औषधि। तो आपने ये चीज याद रखनी है। आपको भाषा पूछी जा सकती है, साथ में आपको चरक संहिता पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है अगली बार की औषधि से संबंधित बताइए कौन सा ग्रंथ है। तो ये आएगा चरक संहिता। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसको बोला जाता है, दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि और किसको जो है किस नाम से जाना जाता है, फेमस जो भी आपकी पर्सनैलिटीज हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि लौह पुरुष जो है उनको किसको बोला जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। शांति पुरुष जो है वो लाल बहादुर शास्त्री, याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। लोकमान्य हमने पहले भी डिस्कस किया था और आपको क्वेश्चन भी पूछा गया था, लोकमान्य किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक को। और लोकनायक, लोकनायक पूछा जाएगा तो वो बोला जाता है जय प्रकाश नारायण को। उसी तरह से हमने जाना था देश बंधु, देश बंधु बोला जाता है चित्तरंजन दास को, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि गुरुदेव किसको बोला जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है वो गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। बाबूजी किसको बोला जाता है? तो बाबूजी बोला जाता है जगजीवन राम को। उसी तरह से तोता ए हिंद किसको बोला जाता है? और ये आपको पहले पूछा भी गया है। तो तोता ए हिंद जो है वो अमीर खुसरो को बोला जाता है। उसी तरह से यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपिता पता ही है किसको बोला जाता है? महात्मा गांधी को। और एक पूछा जाता है सीमांत गांधी, और ये आपको पहले पूछा भी गया है कि सीमांत गांधी जो है वो किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है अब्दुल गफर खान को जो है वो बोला जाता है सीमांत गांधी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, वैसे तो बहुत सारे उपनाम हैं तो आपने वो भी पढ़ लेने हैं, और ये कुछ इंपॉर्टेंट थे तो ये भी आपने अच्छे से इनका रिविजन कर लेना है। चलिए यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन आता है कि इतिहास में रक्त और लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? जॉन ऑफ आर्क को बोला जाता है, सुभाष चंद्र को बोला जाता है, नेपोलियन को बोला जाता है, यहाँ पे नेपोलियन होगा शायद, और यहाँ पे डी ऑप्शन है प्रिंस बिस्मार्क को बोला जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है
यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज प्रिंस बिस्मार्क। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अभी बताया था कि लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब यहाँ पे भी लौह पुरुष आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे रक्त और लौह पुरुष जब पूछा जाएगा तो आपने लगाना है प्रिंस बिस्मार्क। ये नहीं कि रक्त नहीं देखा और लौह पुरुष देख लिया तो जल्दी से हमने जो है, अगर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का ऑप्शन आता तो आप उस पर टिक लगाते नहीं। अगर आपको इंडिविजुअल लौह पुरुष आएगा तो आपने लगाना है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और अगर आपको रक्त भी साथ में आएगा तो आपने लगाना है प्रिंस बिस्मार्क। इस चीज को आपने याद रखना है। और यहाँ पे ये जो रक्त और लौह पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है, तो ये एक जर्मन राजनेता थे, याद रखिए, ठीक है। और रक्त और लौह की नीति के लिए जो है वो इनको जाना जाता है। अब यहाँ पे एक और मुझे नेपोलियन से याद आया कि भारत का नेपोलियन जो है वो किसको बोला जाता है, तो भारत का नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त को। और ये क्वेश्चन आपको पहले पूछा भी गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है उपनिषद क्या है। उपनिषद जो है वो हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकें हैं, प्राचीन हिंदू विधियों से संबंधित पुस्तकें हैं, मनुष्य के सामाजिक व्यवहार पर पुस्तकें हैं, या ईश्वर की प्रार्थना की पुस्तकें हैं। तो उपनिषद जो है वो ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी, प्राचीन हिंदू विधियों से संबंधित आपकी क्या है, पुस्तकें हैं। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया बोरो द कॉन्सेप्ट ऑफ द 5-year प्लान, जो है वो कहाँ से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा ही जाता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, आपके यहाँ पे नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो कहाँ से लिए गए हैं। तो ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया है, तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले ऑप्शन क्या देके रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जापान, सेकंड है फॉर्मर यूएसएसआर, थर्ड है यहाँ पे यूएसए, एंड यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज फॉर्मर यूएसएसआर। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कि संविधान में संशोधन जो है वो प्रावधान कौन सी कंट्री से लिया गया है। तो ये संविधान में संशोधन लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, याद रखिएगा। फिर आपको पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है रूस से। इस चीज को आपने याद रखना है। फिर यहाँ पे आपको ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पे प्रस्तावना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक आता है प्रस्तावना और एक आता है प्रस्तावना की भाषा। अगर आपको प्रस्तावना की भाषा पूछी जाएगी तो वो आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, और अगर आपको सिंपल वर्ड आएगा इंडिविजुअल प्रस्तावना तो वो आएगा यूएसए से। इस चीज को याद रखना है। मौलिक अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी यूएसए से लिए गए हैं। संसदीय शासन जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो आपने ये याद रखना है। और यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, तो उनको भी एक बार आपने रिवीजन कर लेना है। कुछ भी जो है वो आपको पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगला है कि हु रोट महाभाष्य, महाभाष्य जो है वो किसने लिखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है पतंजलि ने, सेकंड है आर्यभट्ट, थर्ड है कालिदास, एंड फोर्थ है यहाँ पे चरक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज पतंजलि। तो महाभाष्य लिखा है पतंजलि ने। अब यहाँ पे जो है वो चरक, अभी हमने क्वेश्चन देखा था यहाँ पे कि चरक संहिता, एक हमने पढ़ा था अभी कि चरक संहिता जो है वो किससे संबंधित है। तो हमने पढ़ा था औषधि से संबंधित है, और यहाँ पे आयुर्वेद से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे चरक संहिता चरक के नाम से ही पढ़ा है। याद रखिएगा कि चरक ने जो है वो चरक संहिता जो है वो लिखा था ग्रंथ, और ये आयुर्वेद से संबंधित है। तो आपने इस चीज को याद रखना है। अब थोड़ा सा कालिदास के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे पूछा जाता है एक महाकाव्य, दैट इज कुमार संभव, जो है वो किसने लिखा है। ये बार बार पूछा जाता है, तो ये लिखा है कालिदास ने। और एक और जो है वो कालिदास जी से संबंधित है, वो क्या है, एक क्या है, शकुंतला। शकुंतला जो है वो कालिदास जी की रचना है, और इसका पूरा नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। याद रखिएगा, ये एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है जिसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की जो है वो कहानी बताई गई है। तो आपने थोड़ा सा याद रखना है कि अच्छा शकुंतला जो है वो किसने जो है किसकी रचना है। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटेड विद सिंधु घाटी। तो सिंधु घाटी के नाम से आपको पूछा जा सकता है
पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखते हैं यहाँ पे। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है सिंधु घाटी के लोग जो है वो किसकी पूजा करते हैं। ऑप्शन है पशुपति, सेकंड है यहाँ पे इंद्र और वरुण, थर्ड है ब्रह्मा एंड फोर्थ है यहाँ पे विष्णु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज पशुपति। तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति जो है उनकी पूजा करते थे। पशुपति किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है शिव जी से, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये मातृ देवी माता जी की पूजा भी करते थे, ठीक है। और यहाँ पे जो वृक्ष है, पवित्र वृक्ष किसकी पूजा करते थे, तो वो वृक्ष था पीपल। इस चीज को याद रखिएगा, पूछा जाता है। अब थोड़ा सा सिंधु घाटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि सिंधु घाटी जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है, काल कब से कब तक था, तो ये था 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक जो है वो इनका जो है वो कार्यकाल था। इस चीज को जो है वो आपने याद रखना है। और साथ में जो है वो थोड़ी सी अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सुन लीजिएगा जो आपको बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था। तो हड़प्पा जो सभ्यता है उसको कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है, कांस्य से संबंधित है, ये याद रखिएगा, आपको पूछा जाता है। फिर आपको ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे पुराना खोजा गया शहर जो है वो कौन सा था, तो वो था हड़प्पा शहर। इस चीज को भी आपने याद रखना है। फिर ये भी पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों के घर जो है वो कैसे बने थे। तो जो सिंधु सभ्यता के लोगों के घर थे वो पक्की ईंटों से बने थे, यहाँ पे आपको ये पूछा जाता है। फिर साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि जो सिंधु सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, तो वो नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। इस चीज को आपने याद रखना है, नगरीय सभ्यता। तो यहाँ पे इन चीजों को याद रखिएगा। फिर पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य उनकी जो मुख्य फसल थी वो कौन सी थी, तो वो थी गेहूं और जौ। तो ये यहाँ पे आपको फसल से संबंधित भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे आपको और क्या पूछा जाता है, पहले तो आपको नदियों के बारे में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा नदियों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा जाता है पहले कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल जो है वो कौन कौन से हैं। तो पहला है हड़प्पा। अब ये कौन सी नदी से संबंधित है, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी से संबंधित है। तो आपने हरि से याद रखना है, ठीक है, हरि से ह से याद रखिएगा। आपने हरि आपको पता ही है विष्णु भगवान को बोला जाता है, तो ह से याद रखिएगा हड़प्पा और र से याद रखिएगा रावी। ये नदियों के नाम पता होना चाहिए, ठीक है। फिर मोहनजोदड़ो जो आपका स्थल है वो कौन सी नदी से संबंधित है, तो वो सिंधु नदी से संबंधित है। हड़प्पा कहाँ पे है, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है, ये भी पाकिस्तान से संबंधित है। उसी तरह से कालीबंगा स्थल कहाँ पे है, तो ये है राजस्थान में। और आपका जो राजस्थान में तो है, पर कौन सी नदी से संबंधित है, तो ये घग्गर नदी से संबंधित है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक सॉन्ग है, अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक काला घग्गरा करके एक सॉन्ग है, तो आप कालीबंगा से याद रख सकते हैं उसको, ठीक है। काला मतलब कालीबंगा और घाघरा से याद रखना आपको पता ही है, घग्गर नदी। कालीबंगा किससे संबंधित है, घग्गर नदी। और जो आपका हड़प्पा है वो हरि से याद रखिएगा, क्या, रावी नदी। मोहनजोदड़ो किससे संबंधित है, सिंधु नदी से संबंधित है। फिर आपको रोपड़ भी पूछा जाता है कि रोपड़ जो स्थल है वो कहाँ पे है, तो ये पंजाब में है। और ये कौन सी नदी से संबंधित है, तो ये सतलुज नदी से संबंधित है, पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रही हूँ। और आपको साथ में अब और भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। अभी हमने पढ़ा था, पर अभी पहले बता देती हूँ। तो लोगों को लोहे का जो है उस धातु का ज्ञान उनको नहीं था। ये जो सभ्यता है, अभी मैंने बताया कि कौन सी युगीन सभ्यता है, तो कांस्य युगीन जो है ये सभ्यता है। अब यहाँ पे क्या था कि इन निवासियों को सोना, चांदी, तांबा और कांसा जैसी धातुओं का ज्ञान तो था, बट इनको जो है वो लोहे का ज्ञान नहीं था। और लोहे की खोज पूछी जाती है कि किसके काल में हुई थी, तो लोहे की खोज जो है वो हुई थी वैदिक काल में, ठीक है। तो उनको जो वैदिक काल है उनको बोला जाता था लोह युगीन, ठीक है। तो इस चीज को आपने याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है।
और ये अभी बताया मैंने, किसकी पूजा करते हैं, पशुपति की पूजा करते हैं। वृक्ष कौन सा बताया, तो वृक्ष जो है वो मैंने बताया पीपल का जो है वो वृक्ष है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि यहाँ पे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला था, तो ये मिला था कालीबंगा से। उसी तरह से आपको यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा